हेलो दोस्तों, मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग आज पढ़ने वाले लुसेंट में जाएंगे, देखेंगे कि बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। लुसेंट बुक है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रामबाण है। चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, सीएचएसएल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या फिर बिहार एसएससी, ये एग्ज़ाम में आपके 70 से 80% क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। पिछले बार तो बिहार दरोगा में भी, और हर एक बार बिहार दरोगा में इसमें तो भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक को मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा और आप लोग नोटबुक पेन साथ में रखिएगा, ताकि मैं कोई एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं तो आप लोग उसे नोट कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं बात बताऊँगा वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया होगा या फिर आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 41 है, जिसमें लिखा हुआ बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। और ये बंगाल से टॉपिक से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जान लें बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। बंगाल था सबसे पहले मुगल साम्राज्य के अंतर्गत एक प्रांत था। जैसे ही मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। उसके बाद जितने भी मुगल साम्राज्य के जितने भी प्रांत थे, सब टूट टूट कर स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापना करने लगे, अपने आप को स्वतंत्र बताने लगे। उसमें अवध होता है, हैदराबाद, पंजाब और बंगाल उसमें से एक होता है। तो हम लोग आज बात करेंगे बंगाल के बारे में। तो देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य था। थोड़ी सी इसकी बात करें संपन्नता का, तो मुगल प्रांत, यानी अगर हम थोड़ा सा भारत का मैप ड्रॉ करें तो यहाँ पर बंगाल क्षेत्र था। और बंगाल क्षेत्र में बहुत संपन्न क्यों था, तो यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ, यानी उसमें से गंगा और यहाँ से देख ले ब्रह्मपुत्र आकर यहाँ पर मिलती थी। और ये इस क्षेत्र में नदियाँ मिलने के कारण ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ होता था। उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर चावल, जूट, चाय की खेती होती थी। और ये चीज़ें यहाँ के लोग एक से आयात करके पैसे कमाते थे, और मुगल साम्राज्य को ये जाता था और टैक्स के रूप में यहाँ से खाद्यान्न भी जाते थे। तो इस तरह से ये बहुत संपन्न थे। और यहाँ पर पोर्ट भी था, यानी बंदरगाह भी थे, यहाँ से व्यापार भी होते थे। तो इस तरह से ये बहुत ही संपन्न था। और यहाँ पर से बहुत सारे टैक्स मुगलों को जाता था, इसलिए ये बहुत संपन्न था। चलिए आगे देखते हैं। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजा करता था। अब थोड़ी सी मुर्शीद कुली खां के बारे में जान ले, ताकि आप इस कहानी को रिलेट कर पाओ अच्छे से। तो देखते हैं कि जब मुर्शीद कुली खां औरंगजेब को बहुत पसंद था, यानी औरंगजेब के चहेते थे, क्योंकि ये बहुत ईमानदार था, साथ में ये ज्ञानी भी था, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता भी था, इसलिए इसे औरंगजेब दक्षिण भारत का दीवान बनाया था। तो क्या होता है कि सन 1700 ईस्वी में यह जो मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब द्वारा इसे दीवान बना दिया था बंगाल का। अब बात यहाँ से स्टार्ट होता है कि 1700 में बंगाल का दीवान बना दिया था औरंगजेब द्वारा, किसे? मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाता। दीवान यानी टैक्स कलेक्ट करने वाला जो होता है, राजस्व मंत्री बोल सकते हैं इसे। और उस समय यहाँ का जो शासक था, यानी सूबेदार जो था वो था अजीमू शान। ये भी ध्यान रखिएगा, कौन था? अजीमू शान। तो अजीमू शान उसमें यहाँ का सूबेदार था। ये जो अजीमू शान था, ये औरंगजेब का पोता हुआ करता था। लेकिन जब ये बंगाल का सूबेदार बना, यानी सूबेदार जब बनाया गया था इसे बंगाल का, अजीमू शान का, तो यहाँ का जितना भी राजस्व सिस्टम था, जितना भी टैक्स था, सारा राजस्व सिस्टम यहाँ गड़बड़ा गया था। टैक्स मुगल साम्राज्य को दिल्ली नहीं जा पा रहा था, और यहाँ की जो माली हालत ख़राब होने लगी, यानी यहाँ पर जो खेती बाड़ी थी, यहाँ का सिस्टम चरमरा गया था। इसलिए यहाँ पर भेजा गया दीवान बनाकर मुर्शीद कुली खां को, ताकि यहाँ के राजस्व सिस्टम, टैक्स व्यवस्था को बहुत अच्छे से बरकरार बनाकर रखा जाए और ये सिस्टम बहुत अच्छे से चलता रहे। लेकिन इस बात पे दीवान और सूबेदार के बीच बनती नहीं थी, दोनों के बीच हमेशा टकराव होते रहते थे। शक्ति के दो ध्रुव बन गए, एक अजीमू शान जो उस समय बंगाल का सूबेदार था, और दूसरा दीवान के बीच। तो दीवान के भी अच्छी पकड़ बन गई बंगाल पे,
मतलब बोल सकते हैं कि जो वहाँ के लोग थे वो दो भागों में बट गए, एक दीवान की तरफ, एक सूबेदार की तरफ। अब फाइनली क्या होता है कि 1707 में हो जाती है औरंगजेब की मृत्यु। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। और आजिमू शान जो राज दरबार से संबंधित होता है, यानी औरंगजेब का पोता होता है, तो ऐसे भी जो रईस होता है उसकी विलासिता की चीज़ें में वो खोया रहता था, हमेशा नशा करता था, फिर बहुत अच्छे से बंगाल पर ध्यान नहीं देता था। तो फाइनली क्या होता है कि वो दिल्ली में ही रहने लगता है और यहाँ पर जो शासक के रूप में भी काम करने लगता है वो बंगाल पे वो मुर्शीद कुली खां ये काम करने लगता है। अब देखते हैं कि 1707 में क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब जो मुगल सम्राट होता है औरंगजेब, इसकी मृत्यु हो जाती है 1707 में। और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जो अजीमू शान होता है, अजीमू शान और जो दीवान होता है, कौन दीवान था, तो मुर्शीद कुली खां दोनों के बीच फिर टकरार बढ़ जाता है। और फाइनली क्या होता है कि अजीमू शान को ये मुर्शीद कुली खां मतलब एक तरह से षड्यंत्र में फंसा कर या फिर उसे हरा कर इसे भगा देता है। और फाइनली ये बंगाल का स्वतंत्र बंगाल के रूप में स्थापना करता है मुर्शीद कुली खां, यानी अजीमू शान को भगा देता है मुर्शीद कुली खां और बंगाल को स्वतंत्र बंगाल के रूप में स्थापना करता है और स्वतंत्र शासक बन जाता है। और ये क्या करता है फिर, लेकिन ये तो शासक बनता है परंतु नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता है, यानी वो अपना टैक्स भेजते रहता है, टैक्स भेजना बंद नहीं करता मुगल सम्राट को। अब देखते हैं कि क्या होता है। एक समय आता है 1717 में जो इस समय के शासक होता है 1717 में वो होता है फर्रुख सियर। जो मैं बता रहा हूँ ये सब आप एक स्टोरी के माध्यम से कनेक्ट कीजिएगा तो आपको चीज़ें याद रहेगी। आप एग्ज़ाम में जाओगे तो इससे क्वेश्चन आते हैं तो आप कनेक्ट करके क्वेश्चन को आंसर दे भी सकते हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो थोड़ी आपके लॉजिक पे, थोड़ी कहानी बेस्ड पे अगर क्वेश्चन होगी तो आप निकाल सकते हो क्वेश्चन का आंसर। तो फर्रुख सियर क्या करता है 1717 में मुर्शीद कुली खां को अब सूबेदार नियुक्त कर देता है। सूबेदार यानी बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया, किसे, मुर्शीद कुली खां। कौन करता है, फर्रुख सियर ने क्या करता है 1717 में सूबेदार नियुक्त करता है मुर्शीद कुली खां को। अब मुर्शीद कुली खां दीवान से पोस्ट बढ़कर क्या बन गया, सूबेदार, ये मान्यता दे देती है। हाँ, तो इससे पहले क्या होता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और ये क्या करता है, अजीमू शान को भगाकर अपने आप को सूबेदार तो बना देता है लेकिन मान्यता नहीं मिलती है। मान्यता कौन देता है, तो 1707 में यानी 1717 में सर्टिफिकेट जो देता है वो फर्रुख सियर इसको सर्टिफिकेट दे के जाओ ये आप सूबेदार बन गए। अब जब ये सूबेदार बनता है तो क्या करता है, नियमित रूप से राजस्व तो भेजाता ही है और उस समय जो बंगाल होता है सबसे संपन्न हो जाता है। बोला मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद को स्थानांतरित करता है और इसने इजारेदारी प्रथा पर प्रारंभ किया, कृषकों के लिए तकाबी ऋण दिया, यानी अग्रिम ऋण होता है, और इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद होता है। अब थोड़ी सी बात कर ले तो ये जो इसका जो राजधानी पहले तो ढाका था, मैंने बंगाल की राजधानी पहले कहा था ढाका। अब ढाका के बाद जब ये सूबेदार बनता है तो यहाँ पर बहुत सारे षड्यंत्र होने लगते हैं, यानी जो अजीमू शान था इनके भी आदमी यहाँ पर थे पहले से, तो यहाँ पर षड्यंत्र होने लगता है। इसलिए ये ढाका से अपनी राजधानी लेकर कहाँ चला जाता है, मुर्शिदाबाद ये राजधानी लेकर चल गया और अपने राज में बहुत सारे सिस्टम को सुधारता है, ठीक है, जिसमें राजस्व सिस्टम सुधारता है, किसानों को टैक्स देता है ताकि आप कृषि अच्छे से कर पाएँ, कृषि अच्छे से होगी तो उपज बढ़ेगी और उपज बढ़ेगी तो राज्य का राजस्व बढ़ेगा। तकाबी ऋण भी चलाता है, इजारादारी प्रथा चलाती है, यानी ये सब राजस्व सिस्टम को सुधारने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार बहुत अच्छे से करता है बंगाल में। कौन, मुर्शीद कुली खां। इसलिए मुर्शीद कुली खां को स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। जैसे ही मुर्शीद कुली खां की मृत्यु होती है वो अपना उत्तराधिकारी किसे बनाता है, अपना दामाद को, शुजाउद्दीन को दामाद बनाता है। ये कोई योग्य शासक नहीं था। चलिए आगे बात कर ले। 1740 में था गिरिया का युद्ध, जिसमें सरफराज खां को मारकर बिहार का जो सूबेदार था अलीवर्दी खां वो बंगाल का नवाब बन जाता है। अब चलिए इसको बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग चलिए तो हम लोग थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड को देखते हैं, गिरिया के युद्ध के बैकग्राउंड को।
ताकि आप लोग अच्छे से इसे रिलेट कर पाएँ। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बहुत अच्छे से कहानी के थ्रू आंसर दे पाएँ, क्योंकि जो एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है वो फैक्चुअल क्वेश्चन ना पूछ करके इसके कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है। तो आपको ये चीज़ें याद रहेगी तो आप लोग कनेक्ट करके आंसर दे सकते हैं। तो देखते हैं कि जो बंगाल था, तो बंगाल का नवाब कौन बनता है? मुर्शीद कुली खां। और बंगाल का अंतर्गत दो क्षेत्र होते हैं, एक होता है उड़ीसा, ये बंगाल के अंतर्गत ही होता है, और जो बंगाल का नवाब बनता है वही अपना अधिकारी से यहाँ अपने अधिकारी नियुक्त करता है। एक था उड़ीसा और दूसरा होता है बिहार। चलिए, तो बंगाल का नवाब बन गया मुर्शीद कुली खां, है ना। कौन बना? मुर्शीद कुली खां। ये तो आप लोग जानते हैं, मुर्शीद कुली खां बंगाल का नवाब बनता है और अपना सूबेदार यानी अपना आदमी को नियुक्त करता है बिहार में इसको नियुक्त किया, उसका नाम था अली वर्दी खां। क्या नाम था? अली वर्दी खां। ये जो अली वर्दी खां होता है बहुत ही योग्य शासक होता है। ये नवाब के टक्कर का होता है, यानी मुर्शीद कुली खां के बराबर का होता है। इसको लगता है अली वर्दी खां को कि अगला जो नवाब बनेगा वो मैं बनूंगा, यानी अली वर्दी खां बनेगा, क्योंकि अभी तक जो नवाब बनता है वो कोई वंशानुगत नवाब नहीं था। जिसकी योग्यता होती है वो नवाब बन रहा था, क्योंकि मुर्शीद कुली खां योग्य था और वो नवाब बना था बंगाल का। तो अली वर्दी खां को ये भी ख्वाहिश थी कि अगला नवाब मैं ही बनूंगा। लेकिन क्या होता है, मुर्शीद कुली खां अगला नवाब किसे बनाता? अपना दामाद को। और जो इसका दामाद था कोई योग्य नहीं होता है। जैसे ही बंगाल का नवाब बना, यहाँ की शासन व्यवस्था फिर से चरमरा जाती है, रजब सिस्टम फिर से मतलब ख़राब हो जाता है। और शुजाउद्दीन के बाद जो अगला उत्तराधिकारी बनता है वो इसका बेटा, शुजाउद्दीन का बेटा, जिसका नाम होता है सरफराज खां। यही सरफराज खां के साथ युद्ध होता है, गिरिया का युद्ध। तो जैसे ही सरफराज खां वहाँ का बंगाल का नवाब बन गया, बंगाल में और भी चीज़ें जो थी और भी ख़राब होने लगी। यहाँ के लोग, यहाँ की जनता त्राहिमाम करने लगे। तो अली वर्दी खां को लगा कि ये बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, ये भी परेशान हैं इस नवाब से, यानी सरफराज खां से। तो अली वर्दी खां को अच्छा मौका लगा। ये अब निकल गया अपने आदमियों को इकट्ठा करके, चलो बंगाल का नवाब बनाओ हमको, बाकी मैं तुम लोगों को ना कोई पोस्ट दे दूंगा। तो अपने आदमी को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है सैनिकों को, और ये फिर निकल जाता है। निकलता है तो रास्ते मिलता है, एक जगह होता है गिरिया में 1740 में इसकी सेना, सरफराज की सेना और अली वर्दी खां की सेना, दोनों के साथ युद्ध होता है और उसमें अली वर्दी खां जीत जाता है। ठीक है, अली वर्दी खां जीत गया और क्या होता है, ये बंगाल का नवाब बन गया, यानी बंगाल का नवाब बना। तो इसको सिक्योरिटी तो लेना है मुग़ल सम्राट से। तो मुग़ल सम्राट को ये 2 करोड़ रुपए भेजता है नजराना। ठीक है, 2 करोड़ नजराना भेजता है और बोलता है कि हमको बंगाल के नवाब की स्वीकृति दीजिए। नवाब तो सम्राट इसको, यानी जो मुग़ल सम्राट उस समय जो था, इसको नवाब की स्वीकृति दे देता है। लेकिन जैसे ये नवाब बनता है, ये क्या करता है, टैक्स देना बंद करता है मुग़लों को। अभी तक मुग़ल को हर एक महीने टैक्स जाता था बंगाल से, लेकिन ये टैक्स देना बंद कर दिया। और ये जो अली वर्दी खां होता है, इसके समय मराठा भी बंगाल पे आक्रमण करते हैं, तो ये मराठों के साथ भी संधि करता है। याद रखिएगा, है ना। अली वर्दी खां मराठों के साथ भी संधि करता है। और मराठों को होता है राघोजी, ये ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, राघोजी। कभी कभी दरोगा एग्जाम में जो आपको बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो मराठों के साथ राघोजी से आप लोग नोट करिए कॉपी में। राघोजी के साथ ये संधि करता है अली वर्दी खां, और उड़ीसा क्षेत्र में चौथ वसूलने का अधिकार भी देता है। किसे? मराठों को, क्योंकि मराठा बहुत उसमें सक्सेसफुली हो गए थे। तो इसके समय में उड़ीसा में चौथ भी वसूलता है मराठा। चौथ क्या होता है, ये लोग हम लोग आगे मराठों में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शासक बनता है इसने बंगाल में, बहुत समृद्धशाली बन जाता है ना, यानी बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। यानी जितने भी सिस्टम चरमराए थे इसे बहुत अच्छे से सुधार करता है, क्योंकि ये बहुत योग्य शासक होता है। अब क्या होता है, इसका उत्तराधिकारी बनता है इसका दामाद, जिसका नाम था सिराजुद्दौला इसका दामाद बनता है। चलिए, अली वर्दी खां ने यूरोपियों के बारे में एक कोटेशन कहा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इन्होंने यूरोपियों को बोला है कि यूरोपीय मधुमक्खी के समान है, इसे ना कुछ किया जाए तो ये शहद देगी, और इसके साथ अगर छेड़खानी किया जाए तो ये काट कर मार डालेगी। अली वर्दी खां जब नवाब था तो इन्होंने यूरोपियों को, यानी जो भी अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों को इन्होंने बंगाल में किलेबंदी करने से मना किया था। किलेबंदी करने का सेंस क्या है,
कि जो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम वो बनाने से मना किया था। और भी इन्होंने बोला था व्यापार कीजिए लेकिन किलेबंदी मत कीजिए, किला मत बनाइए। इस तरह से कि लोग, अंग्रेज लोग क्या किला बनाने के बाद यहाँ पर व्यापार करते थे, अपना कोठी बनाते थे। तो अली वर्दी खान ने मना किया था, बट इसे सीरियसली नहीं लिया अंग्रेज़ों ने, और अली वर्दी खान ने भी इसे सीरियस नहीं लिया। चलिए अब बात आता है जब इसका उत्तराधिकारी बनता है, कौन बनता है? तो इसका उत्तराधिकारी बनता है सिराजुद्दौला, जो इसका दामाद भी होता है और इसका नाती भी होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब बना बंगाल का उत्तराधिकारी, यानी बंगाल का जब नवाब बनता है, तो इस समय सिराजुद्दौला के एक बहुत सारे प्रतिद्वंदी, यानी बोल सकते हैं इसके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं साथ में। एक मौसी होती है जिसका नाम होता है घसीटी बेगम, घसीटी बेगम। और क्या होता है, पूर्णिया का एक नवाब होता है, पूर्णिया, जो बिहार में पूर्णिया है, पूर्णिया का नवाब होता है जिसका नाम होता है शौकत जंग, शौकत जंग। और भी देखेंगे इसके बहुत सारे दुश्मन बना लिए। तो जैसे ही नवाब बनता दो तो रेडीमेड दुश्मन मिल गया, ठीक है। नवाब बना, ये नया नया खून था, नया नया नवाब बना था, और इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स करना शुरू किया। बहुत सारे जो टैक्स सिस्टम थी, जो भी नियम था, कानून था, बदलना शुरुआत किया। तो इसके बदलाव से जितने भी उस समय बोल सकते हैं जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे या बड़े बड़े लोग हैं, उनको बुरा लगा। अब वो लोग भी इनके दुश्मन होने लगे, ठीक है। जिसमें से बहुत सारे दुश्मन मैं आपको कुछ नाम भी बताता हूँ। जैसे इसमें होता है दुर्लभ राय, जगत सेठ, मनिक चंद, खादिम खान, ये सब अमीन चंद, जितने भी बड़े बड़े सेठ थे इसके दुश्मन बनने लगे। चलिए, और सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है इसका खुद का सेनापति होता है मीर जाफ़र, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जैसे ये नवाब बनता है, सभी लोग इसको राम नाम सलाम करने इसके दरबार में आए, लेकिन अंग्रेज़ नहीं आया। और इस बात की इसे बहुत बुरा लगा कि मैं नवाब बना हूँ, अंग्रेज़ यहाँ पर आकर व्यापार कर रहे हैं, लेकिन ये आकर मेरे सलाम नहीं किया। तो ये अपने आदमी को भेजाता है अंग्रेज़ के पास और ये बुलवाता है, लेकिन अंग्रेज़ नहीं आता। तो ये क्या करता है, जो अंग्रेज़ को फरमान मिला था 1717 में, आप लोग ध्यान होगा शायद आप लोग को, तो 1717 में इनको फरमान मिला था फ़ारूक सियार द्वारा, जिसे गोल्डन फरमान के नाम से जानते हैं, कि व्यापार आप एक बार पैसा दे दीजिए, आप व्यापार करते रहिए। तो उस फरमान को ये फ़ारूक सियार जो था, उस फरमान को ये जो था सिराजुद्दौला वो रद्द करता है। अब बोलता है टैक्स सिस्टम लाता है जो सभी लोग से टैक्स देगा, यानी जितने भी व्यापारी होगा सभी समान टैक्स देगा। इस बात से जो अंग्रेज़ बहुत खफा होता है, अंग्रेज़, और ये अंग्रेज़ जो होता है ये मानने को तैयार नहीं होता। अब क्या हो गया, मानने को तैयार नहीं, तो अंग्रेज़ लोग पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अपने सैनिकों के साथ निकलता है, और जो फोर्ट विलियम होता है, फोर्ट विलियम था, कलकत्ता में बना था फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया सिराजुद्दौला द्वारा। आक्रमण करने के बाद यहाँ पे जितने भी अंग्रेज़ थे, कितने अंग्रेज़, तो आधा से ज़्यादा अंग्रेज़ भागे और वो फुल्टा द्वीप पे बस के जाके, मतलब रहने लगे, फुल्टा द्वीप पर जाके रहने लगे। और यहाँ पर जो अंग्रेज़ पकड़ा है उसमें से 146 अंग्रेज़ लोग पकड़ा गए, जिसमें बच्चे और औरतें भी थी। उन सभी को एक कोठरी में बंद कर दिया गया, ठीक है। बोला जाता है ये 20 जून 1956 की काल कोठरी की त्रासदी है, जिसमें 20 जून की रात को 146 व्यक्ति की छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। अगले दिन 146 में से 23 व्यक्ति जिंदा बचे, जो ये पलासी युद्ध का कारण बनता है, ठीक है। तो क्या करता है, 146 में से 146 लोगों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। और गर्मी के समय था 20 जून, समझ सकते हैं जून की गर्मी जो भी चल रही है। तो उसमें से मात्र 23 लोग बचे, बाकी लोग मर गए। और 23 लोग में से एक व्यक्ति होता है जिसका नाम था हॉलवेल। यही इस बात का वर्णन करता है, बताता है सबको। तो ये बात पूरा तेज़ी से भारत और अंग्रेज़ों में बहुत तेज़ी से फैल गया। अब अंग्रेज़ इसका बदला लेने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर मद्रास जो प्रेसिडेंसी से मद्रास, यहाँ पर एक मद्रास यहाँ का गवर्नर होता है जिसका नाम होता है क्लाइव। ये बहुत मतलब माहिर, बहुत सारे बोल सकते हैं कि ये बहुत ही शातिर गवर्नर होता है क्लाइव को अंग्रेज़ भेजता है बंगाल, कलकत्ता के, जाइए अब उस सिचुएशन को हैंडल कीजिए। अब ये क्लाइव आ गया बंगाल। अब देखते हैं क्लाइव क्या करता है बंगाल में।
तो अब थोड़ी सी पीछे चलते हैं। तो क्या होता है कि अंग्रेज़ को भगाया और अंग्रेज़ को भगाकर सिराजदौला अंग्रेज़ को भगाता है और जो फोर्ट विलियम था उस फोर्ट विलियम का नाम बदल देता है। ठीक है, नाम बदल, उसका नाम बदल कर क्या नाम रख दिया? अलीनगर। फोर्ट विलियम का नाम बदल के नाम रख दिया अलीनगर। अलीनगर, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सब आपके लुसेंट में, लेकिन अगर मैं आपको इस तरह से डिटेल से पढ़ाऊँगा तो आपको दूसरी कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारी चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाइएगा और एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाइएगा। तो अलीनगर नाम रख देता है और उस जगह को जो फोर्ट विलियम था नाम रखा अलीनगर, उसे देता मनिकचंद को कि मनिकचंद को आप यहाँ पर रहिए, देखभाल कीजिएगा, ठीक है, व्यापार पर करवाइएगा अच्छे से। लेकिन जब क्लाइव आया बंगाल में आता है और बहुत अच्छे से साथी तरीके से मासूम बनकर नवाब के पास जाता है, माफ़ी मांगता है और धीरे धीरे ये साजिश भी रचते रहता है। ये क्या करता है कि जितने भी इसके दुश्मन होता है सिराजदौला का, सारे दुश्मन को ये मिलता है और कुछ ना कुछ लालच देकर अपनी तरफ कर देता है सारे दुश्मन को, जिसमें से एक होता है इसका सेनापति मीर जाफ़र। थोड़ा सा मैं रफ कर लूँ, वो होता है मीर जाफ़र को ये बोलता है क्लाइव कि तुम मेरा साथ दोगे ना तो मैं तुमको बंगाल का नवाब बना दूंगा, तुम सेनापति कब तक रहोगे। चलो, ये तो मीर जाफ़र भी इसके लालच में आ गया और जितने थे, घसीटी बेगम थी, है ना, शौकत जंग था, मनिकचंद था, अमीन चंद, दुर्लभ राय, जगत सेठ, सभी को बोला कि टैक्स कम कर देंगे, हम अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे तो आप मेरा साथ दीजिए। तो सभी साथ हो गए किसके? अंग्रेज का। और जो मनिकचंद था, जिसे फोर्ट विलियम दिया गया था कि आप जाइए फोर्ट विलियम पर शासन कीजिए, ये फोर्ट विलियम को मनिकचंद पैसा लेता है, फोर्ट विलियम को फिर से अंग्रेजों को दे देता है। ठीक है, और फिर सिराजदौला को लगने लगता है कि इसका जितने भी लोग हैं सारा अंग्रेज़ की मदद कर रहे हैं। तो फाइनली ये विवश हो जाता है और फिर अंग्रेज़ों के साथ ये एक संधि करता है जिसको बोलते हैं अलीनगर की संधि। तो अलीनगर की संधि होता है अंग्रेज़ और यानी क्लाइव, ये ध्यान रखिएगा, ये भी आप नोट कीजिएगा कि अलीनगर की संधि किसके बीच होती है? तो क्लाइव और सिराजदौला के बीच। आप लोग नीचे नोट कीजिए कॉपी में, क्लाइव और सिराजदौला के बीच फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि होती है। इसमें संधि में बोला जाता है कि आपने जितने भी क्षेत्र मेरे लिए हैं वो क्षेत्र वापस कीजिएगा, अब दोबारा आक्रमण नहीं कीजिएगा भविष्य में, और दोनों एक दूसरे से युद्ध होने से पहले कोई भी अगर तनाव होगा तो शांति से वाद विवाद करके इस तनावग्रस्त चीज़ों को शांत करेंगे वाद विवाद से। चलिए, ये सब बातें तय हुई और ये सब बातें तय होने के बाद नवाब अपना काम में अपना राज का जो कार्य था वो देखने लगा। लेकिन जो क्लाइव था ये बहुत चतुर था, ये षड्यंत्र रचता रहा। अब फाइनली होता है प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 में अंग्रेज के सेनापति होता है रॉबर्ट क्लाइव, वही क्लाइव है, और बंगाल के नवाब सिराजदौला के बीच, जिसमें नवाब का सेनापति मीर जाफ़र ने धोखाधड़ी के कारण पराजित होता है मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बनता है। अब क्या होता है, क्लाइव ये सब षड्यंत्र तो रचता रहता है, लेकिन जब 1 साल लगभग बीतने को होता है तो क्लाइव ने फिर सारी चीज़ें जो अलीनगर की संधि के बीच हुआ था वो सारी संधि तोड़ने लगा। तो क्लाइव तो सिराजदौला को लगा कि अब ये काफ़ी बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, हद पार कर रहा है। अब ये क्या बोलता है, अब ये अपने सेनापति जिसका नाम होता है मीर जाफ़र को बोलता है कि सेना तैयार करो, अब हमें युद्ध करना है। अब ये युद्ध की बात सुनकर मीर जाफ़र चल जाता है क्लाइव के पास जाकर ये बताता है क्लाइव को कि युद्ध होने वाला है। तो क्लाइव और मीर जाफ़र के बीच साठगांठ हो जाता है, यानी दोनों समझौता कर लेता है कि मैं किसी तरह से नवाब को लाऊंगा, उसके बाद हम लोग पूरी सेना लेकर पीछे हट जाएंगे, आप नवाब को मार दीजिएगा और हम लोग फिर से और मुझे नवाब बना देगा बंगाल का। ऐसा ही होता है। 23 जून 1757 को पलासी जगह होता है पलासी, ये पलासी एक जगह नहीं, पलासी एक पौधा, एक पेड़ होता है जो एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ होता है, उसी जगह पर ये युद्ध होता है, इसलिए ये पलासी युद्ध के नाम से जाना जाता है। 23 जून 1757, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि पलासी युद्ध कब होता है, तो 23 जून 1757 में सिराजदौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें ऐसा ही होता है, पूरी सेना लेकर मीर जाफ़र पीछे हट जाता है क्योंकि ये सेनापति था
और सिराजदौला की हत्या हो जाती है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। तो मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। अब देखते हैं कि नोट में क्या लगता है। प्लासी की जो लड़ाई होता है उसमें मोहन लाल और मीर बदन के नेतृत्व में छोटी सेना नवाब की वफादार रहा। वो दोनों लड़ते हुए मारे गए। ये जो युद्ध हुआ था प्लासी नदी किनारे, भागीरथी नदी किनारे, ये भी पूछा गया है। तो इसमें जो इसके वफादार थे मीर बदन और मोहन लाल थे, बाकी तो धोखेबाजी था। क्लाइव के हाथों की कठपुतली कहा जाता है मीर जाफर को। ये भी ध्यान रखिएगा कि क्लाइव के हाथों की कठपुतली है मीर जाफर, और अंग्रेज़ों ने 1760 में इसे हटाकर इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब थोड़ी आगे बात करें तो जैसे मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाता है, उसकी हाथों की कठपुतली हो जाती है ये मीर जाफर। और ये मीर जाफर से बहुत सारे डिमांड करता है अंग्रेज़, बहुत सारे डिमांड करता है अंग्रेज़, है ना। जो अंग्रेज़ है जिसे पैसे भी मांगता है, राजस्व भी, और बहुत सारे क्षेत्र पर ये टैक्स फ्री व्यापार करना शुरू कर देता है। और जैसे रबर स्टम्प की तरह यूज करता है मीर जाफर को। मीर जाफर फाइनली ये ऊब जाता है कि अब ये नहीं हो पाएगा, मैं टैक्स इतना सारा नहीं दे पाऊंगा, है ना, क्योंकि टैक्स कहाँ से लाएगा ये मीर जाफर। ये बंगाल की जनता से मांगता था, बहुत सारा टैक्स बढ़ा दिया और वही टैक्स कलेक्ट करके अंग्रेज़ों को देता था। तो बंगाल के जो लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा त्रस्त थे मीर जाफर से। यहाँ की शासन व्यवस्था बहुत चरमरा गई थी, लूट मार चोरी चमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे बंगाल का मीर जाफर के शासनकाल में। और इसके डिमांड अंग्रेज़ों को पूरा नहीं कर पा रहा था, है ना। इसके जो अंग्रेज़ों को जो डिमांड थे वो मीर जाफर पूरा नहीं कर पा रहा था। अब फाइनली क्या करता है कि मीर जाफर को ये हटा देता है पद से, नवाब के पद से, अंग्रेज़, क्योंकि अंग्रेज़ी बैठाया था। और उसका दामाद होता है मीर कासिम, यानी मीर जाफर का दामाद तो मीर कासिम, उसे बंगाल का नवाब बनाता है। अब ये मीर कासिम थोड़ा समझदार होता है, ठीक। ये क्या करता है, धीरे धीरे टैक्स जो सिस्टम होता है इसमें सुधार करता है, मतलब छोटे मोटे सुधार करना शुरुआत करता है। इसको पता था मीर जाफर को कि जो अंग्रेज़ किसी का नहीं हुआ। अब ये मीर कासिम क्या करता है, ये सोचता है कि अगर बंगाल में राजधानी रहेगी तो हमेशा अंग्रेज आकर ताक झाँक करते रहेगा। अब ये क्या करता है, मीर जो कासिम है ये राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर लेकर चला जाता है, जो बिहार का क्षेत्र होता है मुंगेर। अब देखते हैं राजधानी का क्रम, तो पहले था वो ढाका, है ना। देखे थे कि मुर्शिद कुली खां के समय में ये ढाका राजधानी था। ढाका राजधानी से मुर्शिदाबाद लेकर आया मुर्शिद कुली खां, और मुर्शिद कुली खां के बाद ये राजधानी बनता है मुंगेर, जो मीर कासिम ले जाता है ताकि बंगाल से दूर रहेगा और थोड़ा यहाँ पर मैं अपना शांति से सैनिक गतिविधि कर पाऊँगा। मुंगेर ले जाने के बाद मीर कासिम जो होता है यहाँ पर अपनी सैनिकों को मजबूत कर रखते हैं, यूरोपीय मॉडल पर अपनी सैनिक बनाने लगता है। यहाँ बहुत सारे गोली बंदूक के कारखाने भी खुलते हैं, सैनिकों को ट्रेनिंग किया जाता है, ठीक है। ये बात अंग्रेज़ों को पता लग जाता है। अंग्रेज़ ने सोचा कि मैंने इसे नवाब बनाया और ये मेरे से ही गद्दारी कर रहा है। तो अब क्या होता है कि अंग्रेज़ इसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध की घोषणा होती है। अब मीर कासिम को लगता है कि मैं अकेला इसका युद्ध का सामना नहीं कर पाऊंगा, तो ये मीर कासिम भागे भागे पहुंच जाता है अवध। कहाँ पहुंच जाता है, अवध का जो नवाब होता है वो होता है सुजाउद्दौला। जितना कुछ मैं लिख रहा हूँ वो आप लोग नोट कीजिएगा। सुजाउद्दौला, अवध का नाम सुजाउद्दौला। और मुग़ल सम्राट, मुग़ल इस सबसे सहयोग लेता, सहायता मांगता है। मुग़ल सम्राट होता है कौन, तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और ये तो बंगाल का नवाब तो ये खुद रहता है ना। लेकिन कैसा बंगाल का नवाब, निकाला हुआ, है ना, निष्कासित बंगाल का नवाब जो था ये था कौन, मीर कासिम। इन तीनों ने मिलकर एक गुट बनाता है अंग्रेज़ों को युद्ध करने के, क्योंकि इन सबको पता होता है कि अंग्रेज़ की नीति क्या है। ये अंग्रेज़ धीरे धीरे करके सब पर शासन करने लगेंगे। तो ये तीनों जो होता है, ये तीनों मिलकर एक युद्ध की नीति बनाते हैं, ये तीनों संगठन बनाता है और ये तीनों मिलकर अंग्रेज़ के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है। जो युद्ध होता है वो बक्सर में होता है। युद्ध कहाँ होता है, तो जो युद्ध होगा वो बक्सर में होगा, जो बिहार में 1764 में। अंग्रेज में कौन होता है, हेक्टर मुनरो। ये भी याद रखेगा, हेक्टर मुनरो।
मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो। और अंग्रेज होता है हेक्टर मुनरो, ये सेनापति होता है अंग्रेज़ों का। और इधर कौन होता है? मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब है। अवध का नवाब कौन होता है? तो नवाब होता है शुजाउद्दौला। और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इन तीनों को युद्ध में हरा देता है हेक्टर मुनरो। अंग्रेज़ की जीत होती है और इन सभी की हार होती है। बक्सर के युद्ध में हार के बाद जो मुग़ल सम्राट होता है, यानी भारत का जो सम्राट होता है, वो हार गया। इससे पहले जो प्लासी युद्ध हुई थी 1757 में, 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है, इस युद्ध में अंग्रेज सिर्फ बंगाल पे ही विजय प्राप्त करते हैं, बंगाल को जीता। लेकिन जो 1764 का बक्सर युद्ध होता है, ये पूरा भारत के शासक को हराता है। अब यहाँ से भारत पे शासन की नीति को रम करेगा अंग्रेज और पूरे भारत को अपने साम्राज्य में मिला लेगा। जो बक्सर का युद्ध होता है, यहीं पर से अंग्रेज अपनी साम्राज्यवादी नीति को और व्यापक रूप से ले आता है। और धीरे धीरे देखेंगे तो किस तरह से अंग्रेज पूरे भारत पे अपना विजय प्राप्त करेगा। तो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल तरीके से आप लोगों को ये समझाया, जो लुसेंट में चीज़ें दी गई थी उसे भी लाइन बाय लाइन समझाया, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताया स्टोरी के माध्यम से, ताकि आप ये स्टोरी को कनेक्ट कर पाओ। बंगाल को बहुत अच्छे से कनेक्ट करो, और बंगाल से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो इसे आप टैकल करो, बहुत अच्छे से आंसर दे पाओ। क्योंकि एग्ज़ाम में फैक्चुअल चीज़ें बहुत याद नहीं रहती, स्टोरी वाइज आपको याद रहेगी। तो इस तरह से हमारे साथ हमारे वीडियो बने रहिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में, जो टॉपिक है अंग्रेज़ों के मैसूर के साथ संबंध, जिसमें टीपू सुल्तान के बारे में जानेंगे। और जो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।